अगर आप इतना भी करके चले जाओगे तो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में एटलीस्ट 60+ मार्क्स हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है, चाहे और कुछ छोड़ देना, पर अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ दिए तो पेपर में आप अपने मार्क्स खुद कटवाओगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 कॉमर्स के सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियोस। आज के वीडियो में मैं अंशिता जिंदल आप सबके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इतना भी करके चले जाओगे तो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में एटलीस्ट 60+ मार्क्स हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि चाहे और कुछ छोड़ देना, पर अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ दिए तो पेपर में आप अपने मार्क्स खुद कटवाओगे, आपके पेपर में मार्क्स खुद से कटेंगे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देख लो, इन सब को कंपाइल करके 2 दिन की पूरी मेहनत करके सबसे ज्यादा मोस्ट रिकरिंग जो क्वेश्चंस है उन सबको मैंने कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। एंड ट्रस्ट में, इन क्वेश्चंस को अगर आप करके चले जाओगे, आपका एटलीस्ट 60+ का स्कोर मैं गारंटी कर सकती हूँ, कोई 60+ लाने से आपको नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं एक बेसिक चीज बताऊं तो आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, ऑब्वियसली 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें से 40 मार्क्स आपके जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे और जो 40 मार्क्स है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होंगे। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स होंगे। इन दोनों में ही 10-10 मार्क्स के तो एमसीक्यूज आपको आने वाले हैं, ठीक है ना। और इन दोनों में ही 6 नंबर की एक केस स्टडी आने वाली है, एक मैक्रो में एक इंडियन इकोनॉमिक्स में। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, ये जो आपके नंबर हैं ये हर एक बच्चा जो है इजीली स्कोर कर सकता है। जो आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज ऑब्वियसली बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं, टोटल 20 मार्क्स के आएंगे, तो उसमें से अगर बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तब भी आप 10 से 12 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं सही कर सकते हो। एमसीक्यूज बहुत इजी स्कोरिंग होते हैं। उसके अलावा ये जो 6-6 नंबर की आपकी केस स्टडीज आने वाली हैं इन दोनों में, वो 6-6 नंबर की केस स्टडीज में से मैं आपको इतना गारंटी कर सकती हूँ कि एटलीस्ट 4 मार्क्स तो हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है। वो 4 मार्क्स ईच, आप गारंटी मान के चलो। आपको करना कुछ नहीं है, पूरी केस स्टडी को बस एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन में लिखी हुई चीज को जाके केस स्टडी में फाइंड आउट करना है, लाइन को आइडेंटिफाई करना है और एज इट इज आप केस स्टडी को कोट करके आ जाओ। 4-4 नंबर तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपके इजीली गारंटी हो जाएंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा इजी स्कोरिंग चीजें हैं जिनमें आप बहुत आसानी से नंबर लेके आ सकते हो। तो आप पास तो आराम से हो सकते हो, सिर्फ इतना ही कर लोगे ना पेपर में तो भी पास तो आराम से हो जाओगे। उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एमसीक्यूज कहां से आएंगे, केस स्टडी, हर एक चीज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। यूनिट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट से मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि है आपका नेशनल इनकम का यूनिट, जिसमें आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है। थ्योरी के कुछ 1-2 चैप्टर हैं और उसके बाद नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का चैप्टर आता है, यानी कि संदीप गर्ग बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो चैप्टर नंबर 1 to 4 इसमें आएगा, ठीक है जी। ये पूरा मिला के 10 नंबर का आएगा। एक एमसीक्यू आएगा, एक 3 नंबर का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। व्हेन आई से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरी वीडियो में, एक चीज ध्यान रखना, 6 नंबर का मतलब ये नहीं है कि एक स्टेटमेंट दे दी और बोला 6 नंबर में एक्सप्लेन करो और आप 6 नंबर में बड़ा बड़ा भर भर के लिख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। 6 नंबर में आपका कैसे आएगा, या तो 2 क्वेश्चन होंगे और 3+3 2 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, या फिर 4+2 2 क्वेश्चन होंगे, एक 4 मार्कर एक 2 मार्कर, या फिर 2+2+2 किसी भी तरीके से आ सकते हैं। 4+1+1 2-3 क्वेश्चन होंगे जो टोटल मिलाकर के 6 नंबर का होगा और इसमें एक केस स्टडी होगी 6 नंबर की। सबसे पहले चीज इसमें मैं बात करूं अगर सर्कुलर फ्लो वाले चैप्टर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें आपको हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में बताना है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर चलो, ये आएगा ही आएगा। या तो सीधा ये आ जाएगा जिसमें आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, या फिर क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ 1 पर्सन इज इनकम ऑफ अनदर पर्सन, एक्सप्लेन। उसमें भी सिंपल यही एक्सप्लेन, सर्कुलर फ्लो आपको एक्सप्लेन करके आना है। दूसरा आपको आता है स्टॉक वर्सेस फ्लो के ऊपर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। स्टॉक वर्सेस फ्लो का डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा 3-4 आइटम्स देके कि स्टॉक कौन सी है, फ्लो कौन सी है। सिमिलरली रियल और मनी फ्लो के ऊपर 1 नंबर का एमसीक्यू आता है कि रियल फ्लो कौन सा है, मनी फ्लो कौन सा है, ठीक है। फिर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में आता ही आता है। अगेन डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, कोई चीज बोल दी जाएगी और बोला जाएगा क्या ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज इंटरमीडिएट गुड, इज इट ट्रू और नॉट। तो ये सारे तरीके से, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पर वो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड पे होगा।
तो डिफरेंस सीधा नहीं पूछा जाता कि फाइनल और इंटरमीडिएट में क्या फर्क है। कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, कोई ना कोई आइटम दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि फाइनल गुड है, कैपिटल गुड है, कंज्यूमर गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, वो बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत करना, 100% पेपर में आ रहा है। दूसरी चीज है, आपको 1 से 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, या तो डेप्रिसिएशन के ऊपर आती है, या नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर आती है, या डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर आती है। तीनों में से किसी ना किसी एक के ऊपर यूजुअली डेफिनेशन आ जाती है, या पूछ लिया जाता है कि ये फलाना फलाना पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, या फिर जापान की एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आ जाता है, यूजुअली 2 नंबर तक की ये वेटेज रखता है। ठीक है, क्या सर्कुलर फ्लो 3 नंबर तक आ सकता है आपको। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर और उसका अंदर सब टॉपिक एक्सटर्नैलिटीज, ये भी पेपर में बहुत 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 ज्यादा बार देखा गया है। ये आपके चैप्टर नंबर जो 4 है, जो आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, उसके एंड में जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक आता है। उसके अंदर सब टॉपिक आता है एक्सटर्नैलिटीज का, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पेपर में रेपिटेटिवली देखने को मिला है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अगेन मैं बोल रही हूँ, गलती से भी इसको छोड़ के मत चले जाना। इसको छोड़ के जा रहे हो मतलब अपने नंबर घर छोड़ के जा रहे हो, मार्क्स घर छोड़ के जा रहे हो, तो ये गलती से भी छोड़ के मत जाना, जरूर आता ही आता है रियल और नॉमिनल जीडीपी का टॉपिक। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, प्राइस इंडेक्स निकालना आ जाता है, व्हाई इज रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर आ जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। या फिर लास्टली आते हैं न्यूमेरिकल। तो अगर अब नेशनल इनकम में बच्चे का सबसे बड़ा डर होता है कि मैम न्यूमेरिकल कैसे करें। अब देखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहली चीज, जो न्यूमेरिकल आता है वो बहुत मुश्किल नहीं होता, यूजुअली छोटा न्यूमेरिकल होता है, जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना ही नहीं होता। सिंपल डेप्रिसिएशन निकाल दो, एनआईटी निकाल दो, एनएफआईए निकाल दो, सिंपल न्यूमेरिकल होता है। अगर वो फॉर्मूलाज मेथड्स याद यूज करने आ भी रहे हैं तो भी आसान न्यूमेरिकल आता है, कुछ बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आता। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो न्यूमेरिकल में ना ये सीख लेना कि डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए ये सब कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट्स कैसे निकालते हैं, जो कि आपकी संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 में है। तो अगर वो न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, काफी काम तो वहीं पे आपका हो जाएगा। दूसरी चीज, अ लॉट ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के बदले में और में प्रिकॉशंस का क्वेश्चन देखा जाता है, तो प्रिकॉशंस भी जरूर पढ़ के जाना। फिर है हमारा चैप्टर 5 एंड 6 जो भी है, मनी वाला चैप्टर और बैंकिंग वाला चैप्टर, ये 6 नंबर का आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज ये नहीं रखता है। या तो इसमें 2 एमसीक्यू और एक 4 मार्कर आएगा 6 नंबर में, या फिर एक पूरी 6 नंबर की केस स्टडी दी जाएगी। ठीक है जी, और जो केस स्टडी आती है वो एवोल्यूशन ऑफ मनी पे आती है, और डिजिटल मनी के ऊपर केस स्टडी यूजुअली देखने को हमें मिलती है, जो कि अगेन आप पैरा में से देख के लिख सकते हो। बात करी जाए एमसीक्यूज वगैरह की, तो एक एमसीक्यू मनी सप्लाई पे आता है, या फिर फीचर्स ऑफ मनी पे एक एमसीक्यू आता है। फीचर्स ऑफ मनी वही स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट, उनके ऊपर आता है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या करता है, आरबीआई मनी प्रिंट करता है, करेंसी प्रिंट करता है, तो आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर थिंग, वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर या फिर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दोनों में से कोई एक मेरे से लिख के ले लो, एक ही आएगा दोनों में से, पर एक आएगा जरूर। या तो मनी मल्टीप्लायर जो कि मनी वाले चैप्टर में होता है, पूरी वर्किंग पूछ ली जाती है, या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कि हमारा एडीएएस वाले चैप्टर में होता है। दोनों में से कोई एक 110% आएगा ही आएगा। यूजुअली एक ही आता है, दोनों नहीं आते, पर आता जरूर है। इनकी पूरी वर्किंग टेबल समेत, एक्सप्लेनेशन समेत सब आना चाहिए, सारी चीज एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, फॉर्मूला भी, सब कुछ। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर। अगली चीज आती है एडीएस वाला मेरा यूनिट, जिसमें चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 हमारे पास आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो चैप्टर 7, 8, 9 बहुत डिफिकल्ट होते हैं यूजुअली बच्चों के लिए, और लेकिन उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सिर्फ 3 चैप्टर 12 मार्क्स की वेटेज आपकी रखते हैं, 4 एमसीक्यूज और 2 4 मार्कर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, मैंने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई आपके लिए किया है। सबसे पहली चीज ना, ये क्वेश्चन, सेविंग्स कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर कंजम्पशन कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेविंग्स कर्व। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है विद डायग्राम। आपकी बुक में आपको एज इट इज हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको याद कर लेना। ठीक है जी, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया 1%, तो इसके बदले में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बदले में ये क्वेश्चन आएगा, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये भी बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिलता है, बट कई बार ये नहीं होता और उसकी जगह पे ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इंपैक्ट ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, अभी बता देती हूँ, 1 सेकंड का आंसर है जी। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इनकम भी कम कर दो, एम्प्लॉयमेंट भी कम कर दो, आउटपुट भी कम कर दो, और अगर
एक्सेस डिमांड है, एक्सेस मतलब ज्यादा, तो इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और आउटपुट भी बढ़ेगी। एक सेकंड में मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन 4 नंबर में एक्सप्लेन करके लिख के कैसे आना है वो आपको खुद से आना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारे पास बात आती है, सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, एडी, एएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सारे फॉर्मूलाज। डायग्राम 3-4 डायग्राम है, कुछ ज्यादा नहीं है, कंजम्पशन, सेविंग, एडीएस का करने हैं। वैल्यूज अगर याद हो सकते हैं तो कर लो, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यूज पे एमसीक्यू जरूर आता है कि एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है या नहीं, एपीएस की क्या हो सकती है, अगर कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा समझ के चले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू देखने को मिलता है, बड़े में यूजुअली क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं आता, बट फॉर्मूला और डायग्राम्स आपको ओवरऑल हर एक क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करेंगे, क्योंकि डायग्राम आप कहीं भी बना के आ सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज की अगर बात करी जाए तो वहां पे न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे, 2 न्यूमेरिकल तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, एक इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर न्यूमेरिकल आपका होता है। अब देखो इनको करना कैसे। न्यूमेरिकल 99% मेरा दावा है कि या तो इक्विलिब्रियम पे आएगा या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आएगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आता है तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के जो है वो होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये ऑल्सो इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी के। इसके दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप इक्वेट करोगे, इनमें से ही कोई एक चीज मिसिंग होगी और वो चीज आपको इक्वेट करके निकालनी है। नॉर्मल मैथ्स है, ये फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स, एलएचएस, आरएचएस, इक्वेट करना, वो लगा दो, आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है जी। और इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में आपको शुरू कहां से करना है, इक्विलिब्रियम से। या तो एडी इक्वल टू एएस करके शुरू करोगे, या तो एस इक्वल टू आई, इक्विलिब्रियम करके शुरू करोगे। उसके बाद आपको या तो सेविंग्स को जो है सेविंग्स फंक्शन बनाना पड़ेगा, या तो एएस को जो है वाई के बराबर रखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक चीज उसके बाद इक्वेट करनी पड़ेगी। पर स्टार्टिंग पॉइंट 99% आपका इक्विलिब्रियम से हो जाता है, ठीक है। तो या तो इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आ जाता है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलाज लगा के इक्वेट करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे, और एक नहीं, 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है ये पूरा यूनिट, ठीक है। अगेन वर्किंग ऑफ या तो मनी मल्टीप्लायर आएगा या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा। एंड लास्टली, हाउ कैन आरबीआई करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। देखो ये ना दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या तो मनी वाले चैप्टर में आएंगे, मनी एंड बैंकिंग में, या इसमें आएंगे, और आएंगे जरूर। या तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि भैया रेपो रेट कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, या फिर इसमें ये एक्सेस डिमांड बताओ कैसे सही करें, डेफिशिएंट डिमांड बताओ कैसे सही करें। तो वो पता होना चाहिए आपको कि रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, बैंक रेट क्या है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि आरबीआई कैसे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करेगा। एक्सेस मतलब ज्यादा, इसको एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई को बैंक रेट बढ़ाना है, रेपो रेट बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना है, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ बढ़ाना है। और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई को एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट सबको कम करना है। ये तो हो गया जी आंसर, ठीक है। एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए सब कुछ बढ़ा दो, इसको सही करने के लिए सब कुछ कम कर दो, लेकिन पता होना चाहिए यार कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज आती है मेरे पास चैप्टर 10, 11 और 12 के। 10, 11 और 12 आपके हैं गवर्नमेंट बजट, चैप्टर 10, चैप्टर 11 है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और चैप्टर 12 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 10 की, गवर्नमेंट बजट की, तो उसमें यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है सिर्फ, पर 6 नंबर का। तो गवर्नमेंट बजट अपने आप में एक अकेला चैप्टर, गवर्नमेंट बजट एक अकेला चैप्टर 6 नंबर की वेटेज रखता है, ठीक है। इसमें सवाल क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब कि खाना खाना भूल जाना, इस क्वेश्चन को नहीं भूल के जाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हमारे जो है वो आने चाहिए आपको। सीधा ये नहीं बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव्स बता दो और काम खत्म, नहीं, स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव बोला है हमने, उसको एक्सप्लेन करो, या फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, पर वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर होगा। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 4 नंबर तक का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज, इन दोनों में से यूजुअली कोई एक आता है, या तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिसिट के ऊपर आएगा। डेफिसिट क्या है कि हमारा जो है प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमें आता है। और डेफिसिट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर आएगा या फिर डेफिसिट के ऊपर आएगा। ये मेरी इन दोनों की गारंटी है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, और गवर्नमेंट बजट तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में।
फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा चैप्टर है देखो बच्चों, जिसमें ना आपको ऑल इन ऑल पूरे का पूरा चैप्टर ही आना चाहिए कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, डिप्रिसिएशन है, कौन सी चीज से क्या होगा। ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं किसी भी टॉपिक में से, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक में से 2 नंबर तक का सवाल देखने को मिल जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि फॉरेक्स छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है यार, और पूरे का पूरा एक बार करके जाना। बट स्टिल एक मोस्ट रेकरिंग क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिला है दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग के ऊपर या तो डिफरेंस आ जाता है, या फिर फ्लोटिंग क्या है वो बता दो, या फिर आरबीआई का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में से किसी एक में, वो आ जाता है। तो दिस इज मोस्ट रेकरिंग क्वेश्चन। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आपको करना है याद फॉर्मेट ऑफ बीओपी अकाउंट। उसकी फोटो मैं अभी यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऑफ बीओपी अकाउंट है, इस फॉर्मेट को एज इट इज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हर चीज को रट्टा मार लो, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को रट्टा मार लो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि इस एक फॉर्मेट को रट्टा अगर मार लिया, इसके ऊपर 10 तरीके के क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे और वही आएंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, रट्टा मार के चले जाओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो चैप्टर है 70-80% चैप्टर में आपका इसी फॉर्मेट में कह रही हूँ कि कवर हो जाएगा। तो इसका डेबिट क्रेडिट साइड एक फॉर्मेट याद कर लो यार, करंट अकाउंट में क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहा है, सब कुछ याद कर लो यार, आपका चैप्टर हो जाएगा। अगर मतलब ये तो आएगा ही फॉर्मेट वाला, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, जो कि अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आइटम्स। रेपिटेटिव नहीं था बहुत ज्यादा, बट स्टिल इस फॉर्मेट के आउट ऑफ द फॉर्मेट जो चीज, एक जो डिफरेंस हमें देखने को मिला है प्रीवियस ईयर्स में, वो ये है अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स। इसके साथ हमारे मैक्रो के 12 चैप्टर्स खत्म होते हैं। इंडियन इको की अगर मैं बात करूं, इंडियन इको को 3 यूनिट्स में डिवाइड करा गया है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहले चैप्टर 1 to 3, फिर 4 to 7 एंड लास्टली चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 1 to 3 में अगर मैं बात करूं, 12 नंबर की वेटेज रखेंगे, 2 एमसीक्यूज, एक 4 का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर अगेन आपकी केस स्टडी भी हो सकती है। अब एक चीज जो इसमें ना बहुत जरूरी है, वो है ईयर्स याद करना। स्विस कैनाल का ईयर बताओ जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ईयर बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर बताओ, सेकंड 5 ईयर प्लान का ईयर बताओ। ईयर्स याद करने इन सभी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा आपको फोर्स करके बोलूंगी कि प्लीज जितना हो सके ईयर्स याद करके जाना, ठीक है। ईयर्स के बाद देखो दूसरी चीज आपके पास आती है जो इन चैप्टर्स में आपको देखने को मिलती है, वो होते हैं नंबर्स। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के नंबर्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर्स आप छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि नंबर्स के ऊपर ना आई एक्सप्लेन किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर्स को मत याद करो, बट यार आई रियली फोर्स यू कि प्लीज ईयर्स याद कर लो। इसके ऊपर सीधा एमसीक्यू बन जाता है, सीधा आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ईयर्स जरूर याद कर लेना, ठीक है। वरना आप आराम से 2 से 3 नंबर अपने डिडक्ट करवा सकते हो अगर ईयर्स नहीं आपको आते तो। पहली चीज जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तीनों चैप्टर्स में, पहली चीज तो तीनों चैप्टर्स को याद करो एक स्टोरी लाइन में। क्योंकि सबसे पहले चैप्टर 1 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, फिर चैप्टर 2 में 1950s का टाइम हमारा चला, फिर चैप्टर 3 में 1990 के बाद का टाइम दिखाया गया, तो बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर 1950 से 1990 और फिर 1990 से आगे। ये पूरा स्टोरी लाइन है, ईयर्स है, सारे टाइम लाइन है, चैप्टर 1 to 3 में दिखाया गया। तीनों में सिमिलर टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो तीनों को एक स्टोरी लाइन की तरह याद करो, अच्छे से हो जाएगा। तीनों चैप्टर्स में एग्रीकल्चर की बात करी जाती है, एंड अगेन मैं लिख के दे सकती हूँ, तीनों में से किसी एक चैप्टर का आएगा या 2 का आ सकता है, पर एग्रीकल्चर पे सवाल जरूर आएगा। या तो चैप्टर 1 से आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारा एग्रीकल्चर खराब किया, या चैप्टर 2 से आ जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हुई एग्रीकल्चर में, वो सब बताओ, या चैप्टर 3 में से आ जाएगा जो चैप्टर 3 के लास्ट में क्रिटिकल अप्रेजल के अंडर दिया जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने कैसे एडवर्सली अफेक्ट किया एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर बेटा जी लिख के ले लो, जरूर आएगा सवाल, और एग्रीकल्चर जरूर करके जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कभी कभी आ जाता है, पर एग्रीकल्चर हर बार आता ही आता है, चाहे चैप्टर 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे जरूर आएगा। 3 से 4 नंबर में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ के जाना। चैप्टर 1 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे क्या इंप्रूवमेंट्स हुई वो सब पढ़ के जाना। चैप्टर 2 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कैसे आईपीआर लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, वो जरूर आएगा ही आएगा। अगेन इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी मान लो, जरूर आएगा। और उसके अंदर या तो आईपीआर के बारे में पूछ लिया जाएगा, या उसके अंदर जो लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आईपीआर जरूर आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर जरूर आएगा, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जरूर आएगा। ऐसे नहीं है कि सारे गोल्स बता दो, कोई एक गोल के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये एमसीक्यू में
4-5 गोल्स दे दिए और बताओ कि कौन सा गोल है हमारा, कौन सा नहीं है, इस तरीके से आएगा, बट ये भी जरूर आएगा, ठीक है जी। एंड लास्टली लिबरलाइजेशन। तो लास्ट चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों को समझ नहीं आता क्या क्या याद करूं, क्या क्या ना करूं, तो वैसे तो सब कुछ पढ़ लेना, पर लिबरलाइजेशन गलती से भी छोड़ के मत जाना। हाई 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 चांसेस हैं कि चैप्टर 3 में से लिबरलाइजेशन से ही क्वेश्चन आए और किसी से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। अगर मैं बोलूं आउटसोर्सिंग वगैरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ग्लोबलाइजेशन से कभी कभी आता है, बट लिबरलाइजेशन से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिबरलाइजेशन वाले जो है रिफॉर्म्स गलती से भी छोड़ के मत जाना। लिबरलाइजेशन के अंडर जो रिफॉर्म्स थे वो सारे रिफॉर्म्स गलती से भी छोड़ के मत चले जाना, वो आते ही आते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल में बात करूं तो चैप्टर 1 कम देखने को मिला है पेपर में और चैप्टर 2 बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है, जैसे कि आईपीआर है चैप्टर 2 से, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है, चैप्टर 2 की वेटेज ज्यादा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर जो सब्सिडीज है, तो चैप्टर 2 को ज्यादा तवज्जो दी गई है इन तीनों में से, ठीक है। फिर बात करूं चैप्टर 4, 5, 6, 7 की, तो नंबर्स तो याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर्स याद कर लेना। 20 नंबर की वेटेज है, ठीक है। 4 एमसीक्यूज, 2 3 नंबर के क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। केस स्टडी आ सकते हैं फिर से 6 नंबर में आपको, ठीक है। पहली चीज अगर मैं बात करूं, चैप्टर 4 को बहुत कम तवज्जो दी गई है ओवरऑल मोस्ट ऑफ द पेपर्स में जितने मैंने देखे हैं, और चैप्टर 6 को मतलब थ्रू एंड थ्रू, शुरू से लेके एंड तक चैप्टर 6 अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। नंबर्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है यार। चैप्टर 6 मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला। देखो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर 4 जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, चैप्टर 5 रूरल बैंकिंग सिस्टम वाला है, चैप्टर 6 हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट वाला है, और चैप्टर 7 जो है वो एनवायरमेंट वाला चैप्टर हमारा है, ठीक है। तो चैप्टर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कम तवज्जो दी गई है, कम इंपॉर्टेंस दी गई है, कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर 6 लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। चैप्टर 6 में से अगर मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मैं कहूंगी ये ऐसा चैप्टर है शुरू से लेके एंड तक हर चीज रट्टा मार लेना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। नंबर्स मत याद करना, ठीक है, बट ओवरऑल आपको सारी डेफिनेशंस आनी चाहिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, हु इज अ वर्कर एंड ऑल ऑफ दिस। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर तो भैया भर भर के सवाल आए हैं, गलती से भी छोड़ मत जाना। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क, वुमेन एजुकेशन, इसके ऊपर भी सवाल आए हैं। तो चैप्टर 6 तो भैया सबसे जरूरी है। एक सवाल 3 नंबर का आता ही आता है चैप्टर 7 में से, पिक्चर बेस्ड होता है चैप्टर 7 एनवायरमेंट वाला। पिक्चर में आपको ग्लोबल वार्मिंग दिखा देते हैं, या फिर ये दिखा देते हैं कि एयर पोल्यूशन हो रही है, या दिखा देते हैं कि विंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इन चीजों के बारे में पिक्चर आती है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको लिखना होता है, आपका काम चल जाता है। या फिर G20 है, उसके बारे में चैप्टर 7 से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ लेना यार, एमसीक्यूज आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो चैप्टर 4 में से सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल करके जाना, एंड उन सोर्सेज का क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वो चैप्टर 4 में से आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 5 में से अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट चैप्टर नंबर 8 सिंगल चैप्टर, 8वां चैप्टर और 8 नंबर, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ठीक है। हमने अपने दोस्तों को बहुत तवज्जो दी है, तो 8 नंबर हमने दिए हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान को, ठीक है। 4 एमसीक्यू आएंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में आती हैं ज्यादातर। चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड आता है, पाकिस्तान में कैसे डाउनफॉल हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे खराब हुई वो आता है, या फिर नंबर्स अगेन याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स का वो एक बॉक्स दे देगा आपको क्वेश्चन में, पेपर में, और बोलेगा कि नंबर्स को कंपेयर करो, एनालाइज करो और कमेंट करो। इंडिया चाइना और पाकिस्तान की कंपैरिजन करो और कमेंट करो कि कौन अच्छा था, क्यों अच्छा था। तो वो कमेंट आपको आना चाहिए, और कमेंट में आप वही GLF जैसी पॉलिसीज लिख के आओगे। वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव क्वेश्चन था लिबर्टी इंडिकेटर्स, ठीक है। आपको चाइना के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा आपकी बुक में, छोटे से कहीं बॉक्स में दिया होगा लिबर्टी इंडिकेटर्स, कि चाइना ओवरऑल अच्छा है बट वहां पे लिबर्टी नहीं दी गई है। सरकार जो है उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है उनकी मार्केट्स को, हर चीज को। तो लिबर्टी इंडिकेटर्स के ऊपर रेपिटेटिवली क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस पूरे हमारे चैप्टर में से, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी लगा लेना इसमें, लिबर्टी इंडिकेटर्स जरूर याद करके जाना। इसी के साथ हमारे सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं जी खत्म। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम ये सारे चैप्टर्स, ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो एटलीस्ट 60+ मार्क्स तुम्हें लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब करना कैसे है देखो, तो पहली चीज तो तुम्हारा प्रॉपर स्टडी प्लान जस्ट आफ्टर दिस वीडियो मैं बहुत जल्दी ड्रॉप करने वाली हूँ, वो स्टडी प्लान फॉलो कर लो। 25 दिन का स्टडी प्लान है, तुम ये सारे क्वेश्चंस प्लस सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो 25 दिन में। कैसे करना है, आई बटन में मैं उसका लिंक लगा दूंगी आपको, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी स्टडी प्लान मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बट अलॉन्ग विद दैट समझ भी लेना
कि कितने नंबर का क्या आ रहा है, कितने नंबर में कितना चीज आपको करना है, ठीक है। अनदर थिंग, इन सभी क्वेश्चंस को सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया, आंसर सोच के छोड़ दिया, क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी में, आंसर लिखने हैं कॉपी में और बैठ के याद करना है अपनी। चाहे एक दिन खाना खाना भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलती से भी भूलने नहीं है, रट्टे मारने हैं, अच्छे से याद करके जाने हैं हर एक चीज का आंसर, ठीक है। अगर ये अच्छे से कर लिया, आई कैन गारंटी यू 60+ मार्क्स आपके आने से कोई भी नहीं रोक सकता इस पूरी दुनिया में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ। थैंक यू, बाय बाय।